आज अभिमन्यु और रक्षा की शादी को 4 महीने पूरे हो गए थे। भले ही अभिमन्यु को ये तारीख याद नहीं थी, लेकिन रक्षा अभी तक उस दिन और उस तारीख को भूली नहीं थी। हालांकि अभी तक दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि मौली के जन्मदिन की रात वो दोनों एक ही बिस्तर में कैसे पहुंच गए थे। अभिमन्यु थका हारा अपने ऑफिस से अपने कमरे में आ गया था। रक्षा से शादी हो जाने के बाद से वो और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और टाई को ढीला कर अपनी आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। अभिमन्यु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। तुम क्यों हर घड़ी मेरा पीछा करती रहती हो? तुम्हें मुझे परेशान करने में ऐसा क्या मजा आता है? अभिमन्यु ने जैसे ही रक्षा को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो आग बबूला हो गया। दिन भर काम की थकान के बाद वो रक्षा का चेहरा तो जरा भी नहीं देखना चाहता था। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। मुझे खुद बहुत सारे काम हैं। मैं बस तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। भाड़ में गया तुम्हारा डिनर, भाड़ में गया तुम्हारा काम। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अभिमन्यु किसी राक्षस की तरह चिल्ला रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आदमी को बेड़ियों में बांध दिया गया हो और वो उससे आजाद होने के लिए छटपटा रहा हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी रक्षा को बुरा नहीं लगा। वो देख पा रही थी कि अभिमन्यु अंदर ही अंदर परेशान था। वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। एक कंपनी को अपने नाम करवाने के चक्कर में उसने जिंदगी भर की मुसीबत मोल ली थी। रक्षा ने अपना सिर झुकाया और दरवाजा बंद करके चली गई। अभिमन्यु भी अपनी कुर्सी से उठा और नहाने के लिए चला गया। मुझे प्लीज माफ कर दे मौली। तुझे सब पता है। तुझे सच पता है। तू जानती है कि मैं तेरे साथ जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। तू जानती है कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो अनजाने में हुआ। आज अगर तू परेशान है, अभिमन्यु परेशान है, तो मैं भी तो परेशान हूँ। मेरी परेशानी का क्या? रक्षा अभिमन्यु से डांट खाने के बाद अपने कमरे में आ गई। वहां उसने अपनी और मौली की एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। वो अपने पेट पर हाथ फिराते हुए मौली से बात कर रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे मौली से नफरत नहीं हुई थी। भले ही बाहर रक्षा अपने आप को काफी मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी उसका रोने का दिल करता था तो वो अपने कमरे में आकर इस तस्वीर के सामने रोया करती थी। वो रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उधर जब रक्षा को नींद लग गई थी तब इधर मौली के कमरे में उसका अलार्म बजना शुरू हो गया था। सुबह के 8 बज चुके थे और मौली के सपने में उसके अलार्म ने खलल डालना शुरू कर दिया था। हे भगवान, तू मुझे उस रक्षा नाम के राक्षस का सपना बार बार क्यों दिखाता है? कम से कम मेरी एक रात तो चैन से बीत जाने दे। भगवान को कोसने के बाद वो अपने बिस्तर से उठी और जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी कि इतने में उसे अपनी और रक्षा की एक छोटी सी तस्वीर टेबल पर रखी नजर आ गई। उसने उस तस्वीर को घूरते हुए देखा और फिर गुस्से में हाथ में उठा लिया। धोखेबाज, तुझे इस बात का घमंड तो होगा कि तू अभिमन्यु के घर में बैठी है, पर तुझे पता नहीं है कि उसके दिल में मैं बैठी हूँ। तू ये सोचने की भूल कर भी मत करना कि मैं तेरे बिना बहुत दुखी जिंदगी जी रही हूँ। मैं जिस भी हाल में हूँ मस्त हूँ, क्योंकि मेरा अभिमन्यु मेरे साथ है। इतना कहते ही मौली ने उस तस्वीर को दराज में बंद करके रख दिया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो अपने कॉफी के कप के साथ खिड़की के पास बैठी ही थी कि इतने में उसकी माँ का फोन आया। जी कहिए। मौली, तूने अभी तक फिर से काम पर जाना शुरू नहीं किया? आपको कैसे पता? क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है और तू ऑफिस टाइम में मेरा फोन कभी नहीं उठाती है। एक तो पहले ही मौली की सुबह इतने खराब सपने से हुई और उसके बाद बची खुची सुबह खराब करने का काम उसकी माँ ने शुरू कर दिया था। मौली ने एक गहरी सांस ली और कॉफी का एक सिप लेते हुए बोली, माँ, आपको मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है? अरे काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? माँ, मैं किसी ऑफिस में काम करने के लिए नहीं बनी हूँ, और वैसे भी आपको और मोनू को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो मैं लाकर दे देती हूँ ना। तो फिर आप सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों हो रही हो?
क्योंकि मुझे पता है कि तू जो कुछ भी हमें ला कर देती है वो आता कहाँ से है। देख मौली, मैं तुझे फिर से वार्न कर रही हूँ, अभिमन्यु सिंह का पीछा छोड़ दे। अरे इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आता? वो तेरा एक्स है, एक्स। माँ, एक तो आप अभिमन्यु को ये एक्स एक्स कहना बंद करो। मैं आपको हजारों बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा एक्स नहीं, मेरा प्रेजेंट है, मेरा फ्यूचर है। जिंदगी में इतना भोला होने से काम नहीं चलता है बेटा। ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है कि अभिमन्यु की माँ तुझे पसंद नहीं करती है और तेरा पत्ता काटने का उसे इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। मुझे तो लगता है कि ये उसकी और रक्षा की साजिश है। माँ प्लीज, सुबह सुबह मेरे सामने उस चुड़ैल का नाम मत लो। ठीक है, तो तेरे काम के बारे में बात करते हैं। देख बेटा, अगर आपका बॉयफ्रेंड अमीर भी हो तो भी आपको अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन सा मोड़ ले ले किसे पता। और मैं तो माँ, मेरा सर दुख रहा है यार, बाद में बात करते हैं, बाय। इतना कहते ही मौली ने फोन कट कर दिया। इससे ज्यादा उसका मूड और खराब नहीं हो सकता था। उसने जब कॉफी का घूंट लिया तो पाया कि वो भी ठंडी हो चुकी थी। उसने ठंडी कॉफी को एक गमले में उंडेला और उठकर गुस्से में बाहर निकल गई। इधर अभिमन्यु भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने काम में डूबा हुआ था तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर अभिमन्यु की सेक्रेटरी नीलिमा खड़ी थी। यस सर वो मौली मैडम बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? वैसे तो मैंने उन्हें कहा है कि सर अभी बिजी हैं, लेकिन वो गुस्से में दिख रही हैं। जब गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया तो उन्होंने उसे भी बहुत डांटा। अच्छा, फिर तो उसे जल्दी से अंदर भेजो। और सुनो, मेरे लंच से पहले के सारे अपॉइंटमेंट आगे शिफ्ट कर दो, ओके? जी सर। और एक बात, जिस गार्ड ने मौली को अंदर आने से रोका उसे बोलो कि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनते ही नीलिमा हैरान हो गई। उसे पता था कि गलती मौली की थी, फिर भी गाज उस गार्ड पर गिर रही थी। पर वो ये भी जानती थी कि वो अभिमन्यु सिंह था, वो कुछ भी कर सकता था। नीलिमा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई उसके अगले ही पल मौली दंदराती हुई अभिमन्यु के केबिन में चली आई। अभिमन्यु, मुझे अभी के अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर आ रही हो? कहीं सपने में रक्षा का चेहरा तो नहीं देख लिया? जैसे ही अभिमन्यु ने मौली के साथ ये मजाक किया तो मौली उसे घूर कर देखने लगी। अभिमन्यु समझ गया था कि उसका तुक्का सही जगह लगा था। ऐसे में उसने तुरंत जग से एक गिलास पानी भरा और उसे लेकर मौली के पास आ गया। मुझे नहीं पीना। अच्छा, तो क्या करना है? बोला तो तुमसे बात करनी है। बातें तो बाद में भी हो सकती हैं मेरी जान। अभिमन्यु ने कहा और मौली को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। मौली ने अपना चेहरा एक तरफ घुमाया तो अभिमन्यु ने उसके गालों को पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया। वो मौली का लाल चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। मौली को भी हंसी आ गई और अगले ही पल अभिमन्यु ने मौली के होठों को चूम लिया। मौली के हाथ कभी अभिमन्यु की पीठ तो कभी उसके बालों में घूम रहे थे। अभिमन्यु ने एक हाथ के झटके में अपनी टेबल से सारा सामान हटाया और मौली को टेबल पर लेटा दिया और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अभिमन्यु के केबिन में ऐसे शीशे लगे हुए थे जिसमें अंदर का कुछ ना दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था। हालांकि सभी को पता था अंदर क्या हो रहा है, फिर भी किसी को पता नहीं था कि अंदर